नमस्कार, प्रणाम। मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। धनतेरस 2025 आज है और आपको पता है कि धनतेरस का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ऐसी परंपराएं बहुत समय से आती हुई आ रही हैं। और आपको भी पता है कि आज के दिन नए बर्तन खरीदे जाते हैं जिससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में धन समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और भगवान कुबेर का आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे कि आप और आगे बढ़ते जाएं और निरंतर आगे बढ़ते जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आपको पता है कि दिवाली जब त्यौहार आता है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, पर्व है जो एक मैं अगर बोलूँ अगर आपसे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कोई कहीं से भी रहता है, कहीं भी अगर जॉब करता है, वो अपने घर के बीच पहुंचता है, लोगों के साथ परिवार के साथ एक साथ धनतेरस हो या छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली हो, त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप लोग एक बार सेशन जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, तमाम साथियों तक पहुंचा दीजिएगा और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। धनतेरस का त्यौहार आप लोग मनाइए, साथ ही साथ में थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। पढ़ाई करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता यही है। हमारे पास जो आपके सामने दिख रहा है ये मार्कर है ना, पेन। पेन में बड़ी ताकत होती है मेरे प्यारे साथियों। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आपके पास ये है, ठीक है। तो प्रीवियस मटेरियल है, करंट अफेयर है, जॉब अलर्ट्स है, डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, मैगजीन्स है, पावर कैप्सूल है, नोट आर्टिकल, वीडियोस, सारे फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरे शेरों, आप लोग जाइए फटाफट एप्लीकेशन से बैचेस को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बम्पर डिस्काउंट लगे हुए हैं। कोई भी बैच की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दिवाली है, धनतेरस है, तो आपको भी पता है कि ऐसे में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट भी दिया जाता है और उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दी जाती है। आइए शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि एक इंडक्शन मोटर पर काम किस पे करता है अगर हल्के भार पर शक्ति कारक होगा तो। अब इंडक्शन मोटर किस पे काम करेगा अगर वो हमारा मतलब कि बहुत हल्का लोड हो, कम लोड हो, ठीक है। 0.2 से लेकर 0.3 होगा, या फिर 0.5 से लेकर 0.6 होगा, या 0.8 से लेकर 0.9 होगा, या 0.6 से लेकर 0.8 होगा। सुन ले मेरे बात को ध्यान से। जब अगर ये लोड पे होगा ना तो ये होता है मेरे प्यारे साथी 0.6 से लेकर 0.8 तक, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ जब ये फुल लोड पे होता है, फुल लोड मतलब समझ रहे हैं, फुल लोड का मतलब होता है फुल लोड पे। किस पे होता है भाई साहब? फुल लोड मतलब फुल लोड पे। इस पे फुल लोड अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों आपका लगभग 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में, ठीक है। और ये क्या करेगा? लैग भी करेगा। क्या करेगा? लैग भी करेगा, ठीक है। और सवाल पूछा गया कि हल्के लोड पे, तो हल्के लोड पे अगर मैं बात करूँ तो चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे हमारा इंडक्शन मोटर हो, इसका जो पावर फैक्टर का मान होता है क्या होता है? 0.2 से लेकर 0.3 होता है। कितना होता है? 0.2 से लेकर 0.3 लैग प्रकार का होता है। लैग प्रकार का होता है। और किस में होता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा जो हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? ट्रांसफार्मर हो गया। और इसके अलावा मैं बात करूँगा आपको तो इंडक्शन मोटर हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया? इंडक्शन मोटर भी हो गया। क्या हो गया हमारा? इंडक्शन मोटर भी हो गया, ठीक है। इन दोनों का होता है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक संलग्न पथ का MMF मतलब कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स वर्तमान संलग्न बाई पाथ के बराबर होता है। यह किसके रूप में? बहुत बढ़िया सवाल ये है। ये आपका होता है एम्पियर्स लॉ का नियम, है ना। बायो सेवर्ट का लॉ भी एक होता है हमारा, ठीक है। एक बायो सेवर्ट का दिखा तो है, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब एम्पियर लॉ। और एक हमारा होता है बायो सेवर्ट लॉ। तो ये क्या होता है? लंबी धारा वह हो और सीधे चालक पर चुंबकीय बल किस तरफ लगेगा और किस तरफ से, यानी कि अगर बात करूँ आपसे बायो सेवर्ट का नियम, तो भाई साहब क्या लगेगा? किसी चालक अगर हमारा है, अगर मैं बात करूँ आपसे सीधा, अगर कोई चालक है, यानी सीधा मतलब कंडक्टर जो हमारा है, देखिए सीधा चालक मतलब सीधा चालक अगर आपका है, ठीक है। और किस तरफ, यानी इस पर चुंबकीय बल लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि चुंबकीय फोर्स लगेगा, ठीक है। किस पे लगेगा? बायो सेवर्ट वाले लॉ में। तो यानी सीधा चालक है और उस पर क्या लगेगा? चुंबकीय फोर्स लगेगा। और बल रेखाओं का मान कितना होगा? यानी इसके चारों तरफ, चूंकि जो मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पे एक चुंबकीय फोर्स लगा और इस पे एक क्या हुआ? मतलब कि एक तरह से फ्लक्स हुआ। इसके चारों तरफ एक हमारा क्या हुआ? फ्लक्स हुआ। वह उस चीज पर आपका क्या करता है? ये हमारा निर्भर करता है। तो ये होता है हमारा बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा गुरुजी? तो एक संलग्न पाथ मतलब कि MMF एन इनक्लोज पाथ इन इक्वल टू करंट इनक्लोज बाई पाथ पॉपुलर एज अ एम्पियर लॉ। यानी कि मतलब मैं बोलूँ अगर आपसे तो सीधी जाती हुई चालक लाइनों में ये चुंबकीय फ्लक्स वाला होगा, बायो सेवर्ट होने होगा, लेकिन ये क्या होगा हमारा?
एम्पियर लॉ, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, सीधी लाइन जो जाती है वो एम्पियर, यानी सीधी जाती हुई लाइन के लिए हम लगाते क्या है, एम्पियर्स लॉ का नियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर लॉ हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने पर कौन सा कंडक्टर अधिक नुकसान पहुंचाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो कौन सा जो कंडक्टर है, तांबा, फिर हमारा SCSR यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, कौन सा, मतलब इनका काम है ये है कि कौन सा पहुंचाएगा, तांबा होगा या इस्पात होगा या एल्युमिनियम होगा, क्या होगा बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा मित्र, तो यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम जो हमारा होता है ये, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत जल्दी, क्योंकि हल्का होता है बहुत जल्दी गल जाता है, बाकी देखो सब कठोर है, लेकिन हमारा जो एल्युमिनियम होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, एल्युमिनियम का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा है ना, मेल्टिंग जो पॉइंट है ना, वो क्या होता है, गल जाता है, क्या जाता है भाई साहब, गल जाता है, गल जाता है, क्या होता है, गल जाता है, क्या जाता है आपका, गल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या जाता है, गल जाता है, ठीक है। तो लगभग 660 के आसपास इसका तापमान भी होता है, लगभग 660 के आसपास। तांबा का तो 1000 कुछ होता है, 1083 के आसपास, ये तो लंबे समय तक चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब क्या होता है, कम होता है, किसका, हमारा एल्युमिनियम का, इसीलिए ये जल्दी अधिक नुकसान पहुंचता है, मतलब कि क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने कौन सा कंडक्टर अधिक नुकसान, मतलब कि जल्दी गल जाएगा, तो जल्दी हमारा एल्युमिनियम गलेगा। पुनर्योजी ब्रेकिंग मोटर के दौरान किस में होता है, तो मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में या इन्वर्टर में। तो जनरेटर हमारा होता है, इसमें नेगेटिव स्लिपिंग भी होता है, ठीक है, क्या होता है, जनरेटर जो हमारा है ना, जनरेटर यानी जो हमारा जनरेटर है इसमें होता है आपका, ठीक है, पुनर्योजी ब्रेकिंग, ठीक है। और जनरेटर होता है, क्या होता है भाई साहब, इसमें नेगेटिव स्लिप होता है, निगेटिव स्लिप होता है, क्या होता है, निगेटिव हमारी स्लिप होती है, और एक किसमें पाया जाता है आपका, जनरेटर में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, जनरेटर में। और प्लगिंग विधि किसमें हो जाता है, तो इसमें बाहरी रूप, मतलब कि एकाएक रोक देना, एक प्लगिंग भी होता है, सुना कि नहीं सुना प्लगिंग विधि। तो प्लगिंग मेथड में क्या होता है कि अचानक बाहरी पथ से इसको रोक देना, है ना, बाह्य बल से इसको रोक देना, प्लगिंग सुना कि नहीं सुना है, प्लगिंग बोलते नहीं, कहते प्लगिंग विधि, प्लगिंग विधि, है ना, ठीक है। तो प्लगिंग विधि में क्या होता है, एकाएक वाह पथ या वाह फोर्स से या वाह बल से रोक देना, वाह बल मतलब कोई फोर्स हमने अलग से लगाया, वाह बल से इसको रोक देना, तो ये होता है भाई साहब पुनर्योजी। पुनर्योजी जो होता है सबसे किफायती भी होता है ना, इसमें ऊर्जा का ज़्यादा, मतलब कि मतलब मैं अगर बोलूँ आपसे, ऊर्जा की ज़्यादा हानि नहीं होती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में खोई हुई ऊर्जा की लागत क्या होगी, धारा के वर्ग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक होगी, या धारा के वर्ग के सीधे समानुपातिक होगी, या वोल्टेज के वर्ग के अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक होगी, या वोल्टेज के वर्ग के सीधे अनुपातिक होगी, क्या होगी बताइए। एक ट्रांसमिशन लाइन में खोई हुई ऊर्जा की लागत क्या हो सकती है, धारा के वर्ग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक, धारा के वर्ग साथ सीधे समानुपातिक, या वोल्टेज के वर्ग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक, या वोल्टेज के वर्ग के सीधे अनुपातिक होती है। तो मैं आपसे बता दूं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो खोई ऊर्जा का लागत, यानी कि इन अ ट्रांसमिशन लाइन द कॉस्ट ऑफ लॉस एनर्जी, तो वो क्या होती है हमारी, तो ये होती है मित्र आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टू वोल्टेज, नहीं एक्चुअली में होता है 1/v स्क्वायर, 1/v स्क्वायर ये होता है। तो यानी कि मतलब हम बोल सकते हैं कि खोई ऊर्जा हमारी होगी धारा के वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, अनुपातिक एक होता है समानुपातिक, तो अनुपातिक मतलब उल्टा हो जाएगा, धारा के वर्ग के नहीं होगा, वोल्टेज के वर्ग के अप्रत्यक्ष रूप से, ये हो सकता है, वोल्टेज के वर्ग के सीधे अनुपातिक नहीं होगा, अनुपातिक मतलब हो गया इनका कहना है प्रोपोर्शनल, नहीं इनडायरेक्टली होगा, क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। तो सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है ना, इनडायरेक्टली, क्योंकि भाई प्रोपोर्शनल मतलब समानुपातिक, सीधा कह रहा है, सीधा नहीं होता है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन में खोई ऊर्जा का लागत क्या होगा हमारा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। 6 नंबर, इस सामग्री का उपयोग उच्च निर्माण क्षमता फ्यूज और विशेष संपर्कों में करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 6। तो सिल्वर होगा, क्या होगा हमारा, सिल्वर होगा, कौन सा होगा भाई आपका, सिल्वर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, सिल्वर हो जाएगा। तो इस सामग्री का उपयोग उच्च निर्माण क्षमता फ्यूज के जो संपर्क पॉइंट होते हैं, जो कंटेक्ट, जहाँ पर हम पॉइंट को आपस में ऐड करें, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा आपसे कि उसके अंदर जो हमारे पॉइंटेड होते हैं ये फिर इधर से ये इसकी बात कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, तो भाई सिल्वर, क्या लगाएंगे भाई, चांदी का यूज करते हैं, अक्सर हमने लिखवाते भी हैं कि चांदी का यूज कहाँ करते हैं, तो हम कहते हैं ना
कि जो हमारा स्टार्टर होता है या फिर हमारा जो रिले होता है उसके अंदर का जो कंटेंट पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम इससे ही बनाते हैं, किससे? चांदी से। ठीक है, तो चांदी वाला उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही हो जाएगा, इसमें कोई शक और कोई डाउट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड जिस पर विभिन्न नियंत्रण सहायक उपकरण जैसे ऊर्जा मीटर, आयरन क्लैड, स्विच, फ्यूज सब रखे जाते हैं, सबको पता है, आपके घर में भी लगा होगा, आपके घर में भी लगा होगा बोर्ड, है ना, मेन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सारे बोर्ड लगे होते हैं। इसी बोर्ड पे क्या लगता है आपका? पैनल बोर्ड लगता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पैनल। तो नियंत्रण नहीं बोलेंगे, मानक भी नहीं बोले, पैनल बोलते हैं, है ना, मेन बोर्ड बोलो या पैनल बोर्ड बोलो, है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा? आपका पैनल बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? पैनल बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? पैनल बोर्ड हो जाएगा। पैनल बोर्ड आपका उत्तर सही हो जाएगा। 7 के बाद 8 पे आते हैं। विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण कम वोल्टेज 3 चरण वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति किससे करते हैं? तो ये करते हैं मित्र आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये किससे जुड़ा होता है? कंज्यूमर से। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, किससे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है आपका कंज्यूमर, किससे जुड़ा होता है? कंज्यूमर से। तो सेकेंडरी वाला। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, बताइए क्या उत्तर होगा? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग किसके लिए करते हैं? तो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, किसमें जाएगा? डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड, ये रहा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ ये सही है, डिफरेंशियल वाला बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई शक और कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला उत्तर। 10 पे जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य बीसीडी कोड नहीं है? मतलब इसमें से हमारा कौन सा कोड अमान्य नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, 0 से 9 के बीच में होता है, 0 से 9 के बीच में होता है, यानी कि 0 से 9। ठीक है, तो अमान्य बीसीडी यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे, तो अगर आप बाइनरी कोड डेसिमल पढ़े हैं, जानते होंगे, तो इसमें अमान्य यानी 0 से 9, तो 1100, 10, 11 कौन सा होगा भाई साहब? तो अमान्य हमारा कौन सा? तो अब इसमें सबको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे 1100, आइए निकालते हैं, अभी आप समझ जाओगे। तो 2 4 8, 2 4 8 16, फिर 32 ऐसे बढ़ेगा। तो ये कट गया, कट गया, कट गया, कितना बचा आपके पास? 16। तो 1 नहीं सॉरी 1 2 4 ऐसे चलेगा, सॉरी 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 8, है ना, ये चलेगा। 1 सॉरी कितना भाई? 1100। तो 1 2 4 8 इस तरह से चलेगा। तो अगर ये कट जाता है तो 8 4 आ गया ना, तो 8 4 आ गया तो 0 से 9 के बीच में आ गया, तो ये तो मान्य है। आगे बढ़ते हैं, 10 11 पाते हैं, 10 11। तो अब 1 2 4 8, अब 0 कट जाएगा, 8 10 1 11 हो गया, तो ये 11 हो गया। अब हमने क्या बताया आपको? 0 से 9 के बीच में आना चाहिए संख्या। जैसे देखिए 8 4 आया, तो वो तो भाई मान्य है, यही हमारा अमान्य है, यानी 10 11 हमारा अमान्य है। नहीं समझ में आया? मतलब 1 2 4 8 पढ़ो इधर से, यानी कि मतलब मैं बोलूँ अगर ये हम क्या लिखते हैं, इधर से राइट है, ये इधर से लेफ्ट है, तो आप ऐसे एरो बना लेना, इधर इधर चलना है, इधर इधर सॉरी ऐसे चलना, देखिए ऐसे चलना, इस तरह से, इस तरह से। तो 1 2 4 8, फिर उसका डबल, तो 1 से स्टार्ट करना, 1 2 4 8 16 32 64 128, 0 संख्या के नीचे काट दीजिए, आप सब कुछ जोड़ दीजिए, 8 2 10 11 हो गया। अब हमको चाहिए कितना? 0 से 9 के बीच में, इसलिए हमारा ये मान। अब बाकी अगर आपको और देखना देख सकते हैं, 10 10 का 10 और 10, तो 1 2 4 8 0 0 8 2 10। अब देखो 1 0 आ गया, अब आपको गुरुजी 10 आया इसमें, अरे भाई इसमें 10 आया ना, लेकिन 1 0 है यहाँ पे, क्या भाई 1 1, और हमको चाहिए क्या? 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में, इसीलिए हमारा यही वाला बात सही होगा, बी वाला। अब देखो आ गया आपके सामने व्युत्पन्न प्रकार का ठोस कोण, कैंडेला स्टेरेडियन। तो ठोस कोण में क्या हो जाएगा भाई आपका उत्तर? ठोस कोण में क्या होगा बताइए फटाफट? ठोस कोण में उत्तर क्या होगा आपका? तो स्टेरेडियन। कितना हो जाएगा हमारा? स्टेरेडियन। और जो अगर प्लेन कोण कहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? रेडियन। मतलब प्लेन कोण,
प्लेन कोड कहेगा यानी प्लेन कोड कहेगा तो रेडियन। अभी मैंने कल वाले सेशन में बताया था ना कि व्युत्पन्न इकाई और फंडामेंटल यूनिट जो होती है ना, तो रेडियन, तो प्लेन अगर बोलेगा तो रेडियन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन हो जाएगा गुरु जी। ठीक है, ये सब चीज़ को जानते हैं। लक्स तो आपको भी पता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमन फ्लक्स का मात्रक ल्यूमन, और ये क्या लिखा है आपका लक्स, तो जो हमारी लैंप होती है उसकी दक्षता जो मापन करते हैं, लक्स में मापन करते हैं, सब जानते रहिए मालिक, आपको सब पता है। एक प्रत्यावर्तक को 10 बार पर सिंक्रोनाइज जा रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यदि फ्रीक्वेंसी के बल्ब तेज प्रकाशित है तो वह कितना होगा, सेम आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हमारी हो ही नहीं सकती, बाहर की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो 50-50 सेम, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग करने की जरूरत आपको नहीं है भाई। 50 हर्ट्ज ग्रिड और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, इतना जान लीजिए आप। ग्रिड और फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, चाहे हमारी ग्रिड की बात कर लीजिए, चाहे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रिड या फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, ठीक है, मान क्या था, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है भाई, बराबर होता है, क्या होता है भाई, बराबर होता है, क्या होता है भाई आपका, बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 पाते हैं, 3 चरण प्रेरण मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच कितना प्रतिरोध होता है, तो 3 चरण प्रेरण मोटर और स्टेटर के बीच में हमारा इन्फिनाइट होता है भाई, अनंत होता है, क्योंकि भाई आपको बता दूं कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका अगर सेकेंडरी को शॉर्ट कर दे तो एज किसकी तरह काम करेगा, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, दोनों के बीच की वाइंडिंग के बीच में अनंत इन्फिनाइट प्रतिरोध का मान होता है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। 3 प्रवर्धन परिपथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का वोल्टेज लाभ 5 है, अंतिम वोल्टेज क्या होगा, तो भाई प्रत्येक का पूछा है और जुड़ा हुआ है, 3 प्रवर्धन है, 4 है, 6 है, 8, जितनी बार बोलेगा उतनी बार जितना लाभ आपको मिला है उसमें गुणा करते चले जाइए। जैसे इसने कहा कि 3 प्रवर्धन परिपथ श्रृंखला में जुड़े हुए, प्रत्येक वोल्टेज लाभ 5 है, तो प्रत्येक का 5 है, तो 1 5 फिर 5 फिर 5, तो 5 25 और 5 25 125, कितना हो गया 125। अगर एक आता 6 प्रवर्धन है, जो 6 और वोल्टेज लाभ अगर आपका 5 है, तो जितनी बार बोला है, मतलब 5 अगर बोला है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, सबका गुणा करके जितना वैल्यू मिल जाता है आप कर लेना। तो 3 प्रवर्धन मतलब एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन सर्किट, प्रत्येक का वोल्टेज लाभ 5 है, तो जितनी बार बोलेगा उतनी बार गुणा कर दे, तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 5 तो 125। ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों को साथ में पढ़ना है, यानी कि यूट्यूब का सेशन आपको देखना ही देखना है, साथ ही साथ में एप्लीकेशन पे जो कंटेंट आपको दिया गया है उसको भी रिवीजन करना है मेरे शेर। लेकिन वैसे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो भाई है जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, तेल, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, तो जीवाश्म ईंधन हमारा कोयला, कोयला नहीं होता भाई, नहीं लेकिन कोयला तो दे दिया यार, लकड़ी, लकड़ी नहीं होगा शायद, वुड नहीं होगा, ठीक है, वुड नहीं होगा, तेल तो होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, थर्मल पावर प्लांट कोयला ही होता है ना, हाँ, तो हमारा वुड नहीं होगा, वुड को लॉक कर लेते हैं, वुड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद 16 पाते हैं। सर्किट ब्रेकर के मामले में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वृद्धि की दर निम्न में से एक, बहुत बढ़िया सवाल ही है, तो किलो वोल्ट म्यू सेकंड में मापन करते हैं, ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मात्रक होता है यूनिट सबका, किलो वोल्ट, किलो एम्पियर, है ना, या फिर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य हो गया, या फिर वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, पावर वाट में माप, तो जैसे ही इसको भी मापन करना पड़ेगा। सर्किट ब्रेकर पूछा है और सर्किट ब्रेकर आपके एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है, तो सर्किट ब्रेकर के मामले में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वृद्धि दर किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में। आगे बढ़ते हैं मित्र, निम्नलिखित में से क्या एक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर की विशेषता नहीं होती है, तो भाई साहब इसकी विशेषता पूछा गया आपसे, कौन सा नहीं है, आप यही बता दीजिए श्रीमान जी, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, धनतेरस का त्यौहार है और आप लोग जाइए फटाफट, जो भी हमारे साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त दिया जा रहा है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप फटाफट क्या करिए, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जाइए वहाँ से एप्लीकेशन से जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप एमपी से तो एमपी का, राजस्थान से राजस्थान का, सारे बैचेज आपके लगे हुए हैं। दिवाली का त्यौहार है,
तो ऑफ़र भी आपके लगे हुए हैं। और ऑफ़र हमेशा जो आपको मिलता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलता है। और जब आप बैच परचेज करने जाएंगे तो उसकी प्राइस भी कम रहती है, वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। तो इसका लाभ आप उठाइए फटाफट, ठीक है। अभी जाकर आप बैच को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप को बैच लेना है तो आप फटाफट क्या करेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, या फिर आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अड्डा 24/7 का। एज एग्जाम पे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाएंगे, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे मित्रों, आपको जो भी तैयारी करना है जिस भी एग्जाम का, जैसे मैंने ITI को क्लिक कर लिया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मिलता है, आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे बैचेस को आपका ट्रिपल बैटी, डबल बैटी, सारे बैच आपकी वैलिडिटी भी मिल जाती है। और जब उस दौरान आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपको ये सारे बैचेस भी मिल जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, आसानी से जो भी बैच की तैयारी कर रहे हैं आप, जब भी बैच जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन महापैक चाहिए तो आने वाली वैकेंसीज़ के लिए भी आपको इसमें मिल जाता है कंटेंट। तो आप जाकर क्या करना, कूपन कोड लगा लेना Y835, अभी जाइए चेक करिए, देखिए आपको बैचेस क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो 9-19 यानी कि मतलब लगभग आपको ये प्राइजेस कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ तो ये अभी डिस्काउंट का नहीं है, लेकिन जब आप क्लास देखेंगे तो उस दौरान जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा, तब उसमें आपका इस पर डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि क्लासेस हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो आपके लिए हमने, चूँकि आपको पता है त्यौहार है, त्यौहार में सब लोग घर जाते हैं, हम भी घर आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए हमने कंटेंट दे कर आए हुए हैं ताकि आपका रूटीन बना रहे, आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अपने कंटेंट को पढ़ते रहें। तो निम्नलिखित में से एक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर की विशेषता नहीं है, तो भाई साहब हमारे जो नहीं है वो हमारा स्वयं आरंभ करना होता है, सेल्फ स्टार्टिंग। उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर की विशेषता नहीं है, यानी कि फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक द अनएक्साइटेड, अच्छा हाँ ठीक है, तब हम तो एक्साइटेड बोल रहा, ठीक है, ये तो सही होता है। सेल्फ ऑपरेटेड फ्रॉम द सिंगल फेज सप्लाई, हाँ। रन साइड द कांस्टेंट स्पीड, हाँ। रिक्वायर्ड DC एक्साइटेड फॉर रोटर, मतलब कि रोटर के लिए DC, हाँ ये सही, यही इसका थोड़ा सा हमारा क्या होता है, विशेषता नहीं है। क्योंकि भाई इसको एक्साइट करने के लिए अलग से क्या करना पड़ता है, हमको इसको अलग से DC देना पड़ता है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, डाउट है, ठीक है। तो ये आपका हमारा नुकसान है, ठीक है। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट की आवृत्ति कितनी होती है, तो जितना हमारा मतलब दुगुना, यानी कि 2 गुना, साथ ही साथ में हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी का जो मान होगा, तो 2 गुणे इनपुट आवृत्ति, तो 2 गुणे इनपुट आवृत्ति, ये रहा आपके सामने 2 गुणे इनपुट आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज को आकार देने की क्षमता को किस में हम प्रदर्शित करते हैं, तो फ्यूज के आकार को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किलो वोल्ट पर mm में, नहीं फ्यूज है ना, तो फ्यूज का मापन करते हैं MVA में, या फिर आपका किस में करेंगे बताइए जरा, kWh, तो एनर्जी मीटर में करेंगे। MVA मतलब हमारी क्या हो जाएगी, किलो वोल्ट MVA, तो MVA तो पावर मतलब बड़ी क्षमता, मतलब हाँ हमको लग रहा है कि फ्यूज का जो आप मापन करेंगे ना वो करेंगे किसमें, MVA में ही करेंगे, क्योंकि MVA दिया है ना, तो MVA कर लीजिए आप, सही रहेगा ये भी, ठीक है। MVA कर लीजिए, ठीक है। तो फ्यूज के आकार को देने क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं, तो MVA में, किलो वोल्ट हो में नहीं आएगा, MVA ठीक है, MVA करिए आप, सही है, सही होगा, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज एक्सप्रेस इन टर्म्स, तो MVA हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, MVA हो जाएगा, बिल्कुल सही है, MVA वाला बिल्कुल सही है, शक ही नहीं कोई है कि आपका गलत हो जाएगा। मानक दिशा निर्देश के अनुसार एक इमारत के बाहर मिलेंगे 5 एम्पियर लाइट सर्किट को प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो क्या होगा भाई साहब, तो 5 एम्पियर है। अब सुनो ध्यान से, 0 से लेके 6 एम्पियर, अब इसमें 5 एम्पियर भी आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है 15 से 16 एम्पियर, ठीक है। अब अलग अलग वाटेज होते हैं, तो 0 से 6 एम्पियर के बीच में कोई भी अगर आएगा तो मान के चलो आप 100 वाट, 5 एम्पियर अक्सर हम लगाते हैं स्विच, या फिर आपके घरों में लगा होगा, नए नए अगर मकान बने हो तो 6 एम्पियर लगा होगा। इसमें कितना जाता है आपका 1000। तो यही आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, कैसे पूछ रहा है, मानक दिशा मतलब जो स्टैंडर्ड अनुसार इमारत के बाहर में लगन 5 एम्पियर लाइट के सॉकेट की प्रतिनिधित्व कौन करेगा, 60 वाट, 500, 1000 वाट या 700। 700 नहीं होता मालिक, इसको सही करिएगा आप, 100 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, 100 वाट कर लीजिए, 100 वाट कर लीजिए। बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, 60, 500, 1000, तो आपका 100 वाट, ठीक है। कितना हो गया आपका, 100 वाट हो गया। DC जनरेटर की निम्नलिखित में से किस विशेषता का विनिमय वक्र भी कहा जाता है, तो कोई लोड विशेषता नहीं होती है, लोड विशेषताएं होती हैं, बाहरी विशेषताएं होती हैं। सवाल है कि DC जनरेटर के निम्नलिखित में से किस विशेषता को विनिमय वक्र भी कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड रेगुलेशन कर्व,
मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड रेगुलेशन कर्व, बताइए क्या कहा जाएगा, बताइए आप। तो इसको कहा जाता है आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आई ए और आर ए, ठीक है, यानी आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या क्या करता है भाई साहब, तो आई ए और आर ए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आई ए यानी आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर विशेषताएं, निम्नलिखित में से क्या एक बिजली स्टेशन की प्रारंभिक लागत के रूप में शामिल नहीं है। तो भूमि लागत, रख रखाव की लागत, या फिर आपका मेंटेनेंस कास्ट, मेंटेनेंस कास्ट तो नहीं होगा, यही नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपका लैंड कास्ट पे, बिल्डिंग कास्ट पे, इक्विपमेंट कास्ट पे, ठीक है। तो बिजली स्टेशन की प्रारंभिक लागत के रूप में कौन है, मेंटेनेंस कास्ट। अब ये तो भाई मेंटेनेंस कभी भी खराब हो जाएगा, फिर खराब हो गया क्या भरोसा, है ना। और आपने देखा भी होगा, अगर आप ड्यूटी किए होंगे, अप्रेंटिसशिप किए होंगे, या फिर आप काम कर रहे होंगे, तो कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं होता भाई, है ना। तो ये तो फिक्स होगा नहीं। आगे आ जाइए। एक 3 तार डीसी ट्रांसमिशन, डीसी है, ट्रांसमिशन में संभावित अंतर 460 वोल्ट का है। संभावित अंतर तटस्थ तार का आधा हो जाएगा, इसका 460 का आधा कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, पॉजिटिव, एक मान लीजिए पॉजिटिव हो जाएगा, एक हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बीच में हमारा क्या मान के चलिए, जो हमारा न्यूट्रल अर्थ करेंगे वो वाला। तो इसका, इसका और इसका दोनों का आधा होगा, हाँ क्या होगा, आधा। तो अब सवाल है आपके सामने कि जो हमारा ट्रांसमिशन में 460 वोल्टेज ले रहा है, अंतर इन दोनों के बीच में अंतर 460 ले रहा है, तो 460 इसका आधा हो जाएगा, तब कितना जाएगा हमारा 230 वोल्ट आएगा। ये प्रैक्टिकल वाले सवाल है भाई, ये प्रैक्टिकल वाले सवाल हैं। 230 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 230 वोल्टेज हो जाएगा आपका, बिना सोचे बिना समझे 230 कर लीजिए, ठीक है। 230 वोल्टेज आपका सही हो जाएगा। एक बंद डीसी सर्किट में धारा और वोल्टेज का वक्र कैसा होता है, बंद सर्किट में पूछा गया है आपसे। तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि आई और वोल्टेज यानी धारा और वोल्टेज, तो मान लीजिए हमारा वोल्टेज यहाँ, धारा हमारा यहाँ, तो ये आई ओम्स का नियम, तो हमारे क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से बोला जाता है, सीधी रेखा में हो जाएगा। तब ओम का नियम पढ़े ना, बोलते ना रेखी, किसी चालक की भौतिक अवस्था अपवर्तित रहे जैसे ताप दाब इत्यादि, तो चालक में प्रवाह धारा उसका सीधे विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। एक स्वराज मोटर में रोटर में कौन सा घुमावदार रखे जाते हैं। तो भाई साहब हमारा प्राइमरी और टर्सरी वाइंडिंग, क्योंकि स्वराज पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो प्राइमरी और टर्सरी वाइंडिंग है क्या इसमें ऑप्शन है, तो अब देखो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी भी दिया है, प्राइमरी और टर्सरी भी दिया है, ये सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, प्राइमरी और टर्सरी, ठीक है। टर्टरी जिसे बोलते हैं, टर्टरी जैसे स्टार स्टार के बीच में डेल्टा। तो स्वराज मोटर में रोटर में कौन सा घुमावदार रखे जाते हैं, तो प्राइमरी और टर्टरी। अच्छे सवाल है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। टर्सरी वाइंडिंग में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि रेरोटिंग, कम्यूटेटिंग, या फिर मैं बोलूँ अगर आपसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, है ना। हाँ, तो इतने बहुत हैं। आपको भी पता है कि हमारी क्लासेस जो हैं आपके लिए कंटेंट हम आपको देकर जा रहे हैं, आप अपने कंटेंट कंटिन्यू बनाए रखे रहिएगा, एप्लीकेशन से जरूर जुड़िएगा आप तमाम साथी, और भी साथियों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। बल्कि मुझे मज़ा आता है जब आपके कमेंट नहीं आते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि मतलब आपको लगेगा कि मतलब अरे सर तो मतलब ऐसे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई कोई डाउट हो तो सोशल मीडिया हमारा है, आप उस पर सर्च कर लेना, फेसबुक पे आप सर्च कर लेना अरुणवीर सिंह के नाम से, इंस्टाग्राम भी हमारा है ना, आप अरुणवीर सिंह अगर आप सर्च करना ना, यहाँ भी मैं मिल जाऊँगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे फेसबुक पे मिल जाऊँगा, आप लोग चलाते ही चलाते होंगे, यहाँ से पूछ लो, कुछ भी पूछना डाउट है ना, तो आप इसमें भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अरुणवीर सिंह के नाम से सर्च करना, मुझे मिल जाऊँगा, पहचान जाओगे मुझे, है ना। तो आप आसानी से हमको वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जाकर इलेक्ट्रीशियन बाय अरुण सर से भी ग्रुप पे ऐड करके वहाँ से भी आप जो है कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ITI-24/7 और अरुणवीर सर ITI-24/7, मतलब दोनों से, तीनों से कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी जाकर, ठीक है। तो आज के सेशन को इंतजार करने देते हैं, मिलते हैं कल छोटी दिवाली के दिन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबको नमस्कार, राम राम।